मुसलमान का मात्र इसे ये मान कर बैठ जाना कि वो हमारे खिलाफ हो रहा, ये बिल्कुल दोषपूर्ण है। भारत में एक मुसलमान की टेंडेंसी बन गई हर विचार को वो लेके ये मान कर चलता है कि वो इस्लाम विरोधी। हर आदमी को समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इसमें क्या दृष्टिकोण में क्या नई बात है? तो पहले तो मुझे ये बताइए, आपका देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? पूर्व सरकारों की कमजोरी के कारण ये विषय कभी भी विचाराधीन नहीं रहा, क्योंकि जब संविधान सभा ने इस पर विचार किया कॉमन सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए, उस वक्त भी दो विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थी। एक कहते थे कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, दूसरी कहती थी कि ये धार्मिक कुछ कानून धर्म आधारित होने चाहिए, इन्हें समुदाय आधारित। उस वक्त भी ये विवाद का विषय था। वर्तमान समय में भी इसका यही कारण है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल, जब तक पर्सनल लॉ ख़त्म नहीं होंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि कुछ कानून ऐसे, जैसा आप भारतीय दंड संहिता, भारतीय आचार संहिता या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जितने भी गवर्निंग बॉडी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन सब पर कॉमन सिविल कोड लागू। उसके अलावा जो धार्मिक सामुदायिक आधार है वो विचाराधीन है और वो विवादित है। क्योंकि जो कानून जैसा मुस्लिम में अडॉप्शन नहीं है, 4 शादी की परमिशन है, वो हिंदुओं में पहले भी नहीं थी, लेकिन कभी कभी जिसका बच्चा नहीं होता था उसको परमिशन होती थी। इसके अलावा अब आप ये देखिए, 2 दया भाग और मिताक्षरा 2 कानून पद्धति हिंदुओं में स्वयं। चूँकि विवाद का विषय यहाँ ये भी आ सकता है कल, दक्षिणी भारत में पहली शादी का प्रेफरेंस मामा की लड़की को शायद दिया जाए भांजे के साथ, भांजी के साथ। अगर उसे यहाँ सनातन पद्धति में उत्तर भारत के हिसाब से देखें तो वो बिल्कुल एकदम अनैतिक, अधार्मिक, असामाजिक। तो इसके दुष्प्रभाव तो दोनों समुदाय पर बराबर होंगे। अकेला मुसलमान को ये समझना कि वो तुम्हें केंद्रित करके इस तरह का कानून बनाया गया, ये बिल्कुल दोषपूर्ण। इसके अतिरिक्त झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों की जो परंपराएं हैं वो भी सामान्यतः कॉमन सिविल कोड से प्रभावित होंगी। ऐसे ही आसाम की तरफ चली जाए, जहाँ लड़की प्रभावित समाज है, यानी संपत्ति का पहला अधिकार, सारी संपत्ति लड़की को दे दी जा, लड़का जो है एक तरह से दास्ता का जीवन जीता है, तो वो कानून अगर पूरे देश में लागू होगा तो ये मुसलमान का मात्र इसे ये मान कर बैठ जाना कि वो हमारे खिलाफ हो रहा, ये बिल्कुल दोषपूर्ण है। क्योंकि तर्क वितर्क की कसौटी पर जब तक कोई कानून विचारण नहीं होगा तब तक किसी भी कानून को किसी के पक्ष या विपक्ष में कहना दोषपूर्ण। अच्छा हुसैन जी, ये बताइए, अगर हिंदुओं की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, अगर उसकी शादी की उम्र समान कर दी जाती है 21 साल, इसमें तकलीफ क्या है? देखिए, सामान्यतः जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही, शादी की उम्र तो स्वतः ही बढ़ रही, लेकिन अब एक विचार आ रहा, पहले सभी ये मानते थे कि 18 साल से लड़की कम शादी की अनुमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मतलब एक तरह से आप उससे थोड़ा असभ्य रहेगा वो सब नहीं, जैसा लड़की के मैच्योर होने की उम्र। तो इसमें ये विवाद है, जो समाज शास्त्री या दूसरे अलग तरह के लोग हैं शिक्षाविद, वो ये भी कह रहे हैं कि इस उम्र को घटा कर 16 साल किया जाए। तो अभी तो बायोलॉजिकली, सामाजिकली, मतलब सामाजिक रूप से ये खुद एक विवाद का विषय। तो क्या लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? अपने जो जीवन, वो ग्रेजुएशन करें, अपना जीवन को अपने जो है तरीके से वो जिएं, पढ़ें लिखें, कुछ काम करें, कोई नौकरी करें, सरकारी नौकरी में जाएं, देश के विकास में योगदान दें। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बड़ा गलत है। 16 साल की लड़की मैच्योरिटी हासिल कर ले लगभग, प्यूबर्टी। हाँ, वो सामाजिक रूप से कहना उसे थोड़ा सा सभ्य नहीं है जी। अगर उस हिसाब से देखकर वो ये कह रही है कि मैं तो शादी करूंगी, मैं नहीं पढ़ना चाहती, तो उस पर कोई बाध्यकारी तो हो नहीं सकता। अमेरिका जैसे देशों में या यूरोपियन जहाँ जो विकसित देश हैं उनमें भी ये ऑप्शनल है, यानी लड़की इस साल तक, जैसा आप इसराइल का उदाहरण ले लें, वहाँ 18 साल तक सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी, उसके बाद वो आर्मी ट्रेनिंग में जाएं, 2 या 3 साल की जो आर्मी कंपलसरी कोर्स है, उसके बाद वो शादी कर लें, नौकरी कर लें या शिक्षा ग्रहण कर लें, वो तीनों का ऑप्शन उनके पास खुला। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी उम्र काफ़ी होगी, लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 58 के करीब होगी। 58 के करीब। तो आपने देखा कि समाज में जो जिनका बहुविवाह हुआ हो, 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ हुई हों? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी बच्चा ना होने के कारण दूसरी शादी हुई, जिसकी किसी की तलाक के कारण हुई, अनेक कारण। मतलब एक पत्नी के रहते कोई दूसरी पत्नी ले आया, तीसरी पत्नी ले आया बिना तलाक के। ऐसे केस बहुत कम है, लेकिन उसमें राड रहती है हमेशा। इसलिए ज़्यादातर लोग आधुनिक युग में, आज के युग में जब खर्चे बढ़ गए तो अवॉइड करते हैं, दूसरी शादी करने की प्रथा बहुत कम है। तो फिर जो है कुछ लोग इस चीज़ का विरोध क्यों करते हैं यूसीसी में? अगर ये पॉइंट है कि बहुविवाह पर रोक लगा दी जाए, बहुविवाह आदमी नहीं कर सकता जब तक पहली बीवी से आप तलाक नहीं लेते, या जो है पहली बीवी से अपना संबंध खत्म नहीं करते, उसके बाद आप दूसरी शादी कर लीजिए, इसमें विरोध क्यों? भारत में एक मुसलमान की टेंडेंसी बन गई हर विचार को वो लेके ये मान के चलता है कि वो इस्लाम विरोधी।
जबकि यही कानून पाकिस्तान में स्वीकार्य है। वहाँ बहु यानी पॉलीगामी, जल्दी शादी मतलब 18 साल से कम शादी करना, वहाँ भी कानून बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में कोई धार्मिक आधार धर्म आधारित कोई विरोध नहीं है। भारत में विरोध है। यही दूसरे जो मुस्लिम देश हैं, विकसित देश है या विकासशील देश, ऐसा थोड़ा ही सारी दुनिया के यानी अरब, जॉर्डन, सीरिया, लीबिया, मिस्र, ये सारे मूर्ख देश थोड़ा ही इस तरह से वहाँ चाइल्ड मैरिज लगभग बहुत कम है। मैं ज़्यादातर पाश्चात्य देशों में शिक्षा ग्रहण करने जाऊँ, शिक्षा प्राप्त करूँ, ऐसा थोड़ा ही सारे मुस्लिम देश जो इतने संपन्न हो वो सब अनपढ़ हैं। वहाँ इसका विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ के समाज में स्वीकार्यता है। एक शादी से ज़्यादा यानी अगर मैं कर रहा तो मेरी बहन भी कर रही, मेरा बहनोई भी कर रहा, मेरा फूफा भी कर रहा। जब मेरे इलाज के जो लोग हैं वो एक से ज़्यादा निकाह कर रहे तो वहाँ स्वीकार्यता। तो ये जब कानूनी मामला है, आपने कहा जैसे कि अब खर्चे इतने बढ़ गए, दूसरी बीवी को नहीं रख सकते और ज़्यादा बच्चों को नहीं रख सकते, तो जो एक मैं स्पेसिफिक तबका कहूँगा, एक स्पेसिफिक जो तबका है, कुछ मौलाना हैं, कुछ मौलवी हैं, वो पुरजोर विरोध करते हैं यूसीसी का, कि यूसीसी का ड्राफ्ट भी देखा नहीं कि ड्राफ्ट में यूसीसी में क्या आएगा, लेकिन उसका विरोध करना है। नहीं, ड्राफ्ट कानून की ड्राफ्टिंग और विरोध ये तो ना विरोधाभास, पैराडॉक्सिकल थॉट है। कानून के पढ़ने वाले भारत में जो शिक्षाविद हैं, जो विधानविद हैं, उन पर भी शायद पढ़ना नहीं आता। ये तो अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इन पर तो अभी ड्राफ्टिंग भी नहीं आती। एक कानून बनो दूसरे दिन उसका अमेंडमेंट आ जा, इसका क्या मतलब है? जब हमारे यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य विधि, इनकी ड्राफ्टिंग हुई, सैकड़ों साल तक चलती रही, और अभी आज ही संविधान बना, आज 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके। इसका मतलब हमारी स्वीकार्यता सामाजिक रूप से, उसका इम्प्लीमेंटेशन, इन सब में मौलिक अंतर है। क्योंकि हम दिमागी रूप से पुरुष प्रधान समाज में रह रहे, इसलिए हम स्त्री को, जब 1918 में पहला बिल आया था राइट ऑफ द वुमेन्स बिल, वो इंग्लैंड में सरकार गिरने जा रही थी, जब उस बिल का नाम चेंज कर दिया राइट ऑफ द डॉटर्स बिल, यानी लड़कियों के अधिकार, तो वो बिल पास हो गया था। ड्राफ्टिंग किस तरह से की गई, क्या उसकी भाषा, क्या परिभाषा, क्या उसके परिणाम होंगे, ये कानून की उन स्वीकारतों पर निर्भर करता है कि समाज में उसे किस रूप में स्वीकार किया जाएगा। हम अपनी पत्नी के लिए दूसरा कानून चाहते हैं, लड़की के लिए दूसरा। हमारा अपनी पुत्र वधू के लिए दृष्टिकोण अलग, अपनी बेटी के लिए अलग। हम अपनी सास के लिए दृष्टिकोण दूसरी अलग रखें, और जब मेरी लड़की की सास है, जब वो उसे वहाँ घर से निकाल दे तो उसका दृष्टिकोण अलग। तो सामाजिक स्वीकार्यता, जब तक हम कॉमन सिविल कोड की जहाँ बात कर रहे हैं, उसमें ये भी तो लायबिलिटी हम सभी लोग एक ही समान रूप से मानवीय दृष्टिकोण से देखें। अच्छा, अब एक सवाल और बताइएगा कि संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार मिले, गोद लेने का महिलाओं को अधिकार मिले, हलाला, तलाक बिद्दत जैसी जो कुप्रथाएं हैं, इनसे महिलाओं को निजात मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जहाँ तक भूमि अधिनियम की बात है, वो स्वतः ही सब पर लागू, जेड एक्ट। अब भूमि विधि 2006 में फिर परिवर्तित की गई, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में। पंजाब में मुस्लिम नहीं है, वहाँ सिख प्रभावी मतलब सिख बाहुल्य क्षेत्र, वहाँ की संपत्ति में जो उनके अपने नियम है वो धर्म और संविधान में कहीं टकराव उसका नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये एक तरह की समस्या थी, क्योंकि मुसलमान यहाँ बिहार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावी। उसके बाद भी 2006 में लड़कियों का अधिकार सबका खतौनी में नाम चढ़ावा, क्योंकि अब अगर मुसलमान उसे कहता हुआ हिचकता हो तो उसका कोई मतलब समाधान तो है नहीं। जिस तरह पर्सनल लॉ में लड़के को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, संपत्ति में लड़की को कम दिया गया है। देखिए, पर्सनल लॉ भारत में संभवतः नहीं लागू है, क्योंकि संपत्ति में अधिकार यहाँ लड़कियों को पहले नहीं था, पर्सनल लॉ होने के बाद भी। ये 2006 के अमेंडमेंट के बाद लड़कियों का नाम खतौनी में आने लगा। उसमें कुछ कैटेगरी, इसकी शादी ना हुई हो या इस तरह से शादी होगी तो उसका अधिकार खत्म हो जाए। वो आज भी वो कॉमन सिविल कोड वो हिंदुओं पे लागू, मुस्लिम पे भी लागू। चलिए, आखिरी सवाल बताइए, बस सीधा सा जवाब दीजिएगा, यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? कॉमन सिविल कोड अब मैंने बताया, ये तो संविधान सभा से लेकर आज तक ठाकुर, ये तो लागू होना ही चाहिए। तो संवैधानिक अधिकार है हर आदमी का, हर आदमी को समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इसमें क्या दृष्टिकोण में क्या नई बात है? तो उन लोगों को जो है क्या बोलेंगे जो इस चीज़ का विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये हम मुसलमान जो है वो सरिया से ही चलेगा, यूसीसी से नहीं चलेगा? वो अपनी पुत्र वधू के लिए कानून दूसरा चाहते हैं, अपनी लड़की के लिए दूसरा चाहते हैं। जहाँ उनकी लड़की का मामला तो वहाँ में सिविल कोड चाहते हैं, जहाँ अपनी पुत्र वधू को अधिकार देने की बात है वहाँ उनका दृष्टिकोण अलग है। ऐसा नहीं है, सब लोग जानते हैं इसे सामान्यतः। कॉमन सिविल कोड का मतलब भाई एक समान नागरिक संहिता जब होगी, चाहे वो पुत्र वधू हो, लड़की की सास हो या लड़के की सास हो,
तो जब वो कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो प्रभावी और दुष्प्रभावी सब एक बराबर होंगे। चलिए ठीक है, अब मैं जो है एक सवाल आपसे ज्ञानवापी पे लूँगा। अभी ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे हुआ, एएसआई सर्वे में जो है 36 ऐसे शिलालेख पाए गए जिसमें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के वक्त एक निर्माण तोड़ा गया, जो मंदिर था उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। लेकिन एक तबका, वही तबका फिर आता है, वही तबका इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि जैसे पूजा का अधिकार दिया व्यास जी तहखाने में, तो एक समाज भड़क गया इस बात को लेके। एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी ये तो मुझे नहीं पता जी। लेकिन स्वयं औरंगजेब के समय के जो फारसी के अभिलेख उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, उसके बाद गुहा का जो ऐतिहासिक संकलन उसका अवलोकन किया जा सके, उसमें साफ लिखा हुआ कि ये एक किसी मंदिर के ऊपर बनी थी। उस मंदिर का उस वक्त क्या नाम रहा होगा, कोई मैं इतिहासकार तो हूँ नहीं, लेकिन वो किसी एक मंदिर के ढांचे के ऊपर खड़ी, ये सर्वविदित है। इतिहास में इसका विश्लेषण करना एएसआई ने रिपोर्ट दी थी। ये तो एक सामान्य जो इतिहास का ज्ञान रखने वाला उन सबको पता कि एक टूटे हुए मंदिर के ढांचे के ऊपर खड़ी। अच्छा, एक जो है के मोहम्मद साहब हैं, वो अयोध्या में जब एएसआई का सर्वे हुआ तो उसके जो है वो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, वहाँ उन्होंने एएसआई का सर्वे किया अयोध्या में भी। उसके बाद जब अभी के मोहम्मद साहब का नाम सामने आया और उनसे ज्ञानवापी को लेकर बातचीत की गई, तो के मोहम्मद साहब ने कहा कि ये मुसलमानों को देश के खुद हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए और एक भाईचारे की जो मिसाल है, गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल है वो पेश करनी चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब तो एक इस देश में बहकावा, चूँकि ना 47 में गंगा जमुनी तहजीब थी। जब यहाँ दंगा हो, गंगा जमुना तहजीब जो है वो गंगा की बाढ़ में बह जा, इसलिए गंगा जमुना तहजीब की बात करना तो निराधार। स्वाभाविक प्रक्रिया यहाँ कि मुसलमानों ने अपनी शक्ति के दौर में मंदिर तोड़ा था, आज संभवतः हिंदू उस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनावेंगे, जहाँ तक मेरा अपना विचार है। मतलब हिंदू तोड़कर बनाएंगे कानून के जरिए? कानून साक्ष्य के आधार पर चलता है। देखिए, अयोध्या का जो मंदिर का निर्माण हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ। कोर्ट के आदेश के विषय में कोई कमेंट करना न्याय उचित प्रतीत नहीं होता, वरना शक्ति प्रदर्शन के आधार पर आज हिंदू ये चाहता है कि मैं शक्ति के आधार पर मुसलमानों की मस्जिद तोड़ूं ताकि मेरा जो पुराना बदलाव वो पूरा हो। अच्छा, ओवैसी जैसे लोग जो हैं उनके दिल में आज भी कहीं ना कहीं दर्द है, बाबरी टूटी, एक मस्जिद शहीद, एक बाबरी शहीद हुई और शहीद नहीं होने देंगे। ओवैसी एक राजनीतिक आदमी, सांसद हो, वो कुछ भी कह सके, उसे एक प्रिविलेज मिला हुआ। अन्यथा अगर एक सामान्य व्यक्ति होता तो अब तक जेल में अंदर होता। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे वक्फ बोर्ड पर लूँगा। अभी वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ 120 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए हिंदुस्तान से, क्योंकि 57 इस्लामिक जो देश हैं इस दुनिया में, वहाँ किसी भी देश में जो है वक्फ नाम की कोई संस्था काम नहीं करती। वक्फ बोर्ड एक लुटेरों की संस्था है जिससे हर जिले के जिलाधिकारी का, जिला कल्याण अधिकारी का और राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त। इन्हीं के माध्यम से अवैध रूप से जो सार्वजनिक संपत्ति श्रेणी 6, अन्य श्रेणी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस श्रेणी की भूमि थी, जिला अधिकारी के सानिध्य में ही वक्फ बोर्ड के हैंडओवर की गई। जिला अधिकारी जितनी लूट करते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर या उनके माध्यम से, उतना बड़ा लुटेरा कोई इस देश में नहीं है वक्फ बोर्ड के नाम पर। वक्फ बोर्ड अपने आप में स्वतः कोई संस्था नहीं है, बल्कि ये एक IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा की संरक्षित संस्था है जिसमें ये लूट होती है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के आधार पर ही अपार धन संपत्ति इकट्ठी की जाती है और उसी के आधार पर राजनीति की जाती है माइनॉरिटी के नाम पर। अच्छा, वक्फ से जुड़ा एक सवाल ये भी आता है कि जो ज़मीन से जुड़े मामले होते हैं, ज़्यादातर हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, उसकी सिविल कोर्ट में सुनवाई होती है। लेकिन अगर वक्फ का कोई मामला है तो उसका वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होगी। मतलब जिसने आपकी ज़मीन को कब्जा किया है, हड़पा या अधिग्रहण किया है, उसी के वहाँ आपको सुनवाई करनी होगी। इस पद्धति का निर्माण ये भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS कहते हैं, यह इसी ने यह ड्राफ्टिंग की। अगर आप किसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति, यानी मेरी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का बैनर लग गया, उसमें मैं पहले अपनी को स्क्रूटनी कराऊं, फिर उसमें समाज कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट आवेगी, उसके बाद जिला अधिकारी जो वक्फ बोर्ड का जिला अध्यक्ष स्वयं ही है, वो उस पर रिपोर्ट लगावेगा। अब जैसा मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला, अगर कोई विवाद सार्वजनिक संपत्ति पर है तो उसका मुकदमा रामपुर में लड़ा जाएगा। ये इसी IAS की पैदा की हुई समस्या। अच्छा, वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग हैं वो हुकूमत को कर्जा देने की बात करते हैं, क्योंकि 8,65,646 संपत्तियां इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं वक्फ के पास। इतनी संपत्ति किसी भी देश में जो है वक्फ के पास नहीं है या किसी भी संस्था के पास नहीं है, और तकरीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है एक साल में। आप इसका आरोप मुसलमान के खिलाफ नहीं लगा सकते अकेले, चूँकि 1995 में जब वक्फ बोर्ड का कानून पास किया था, एज ए सहायक वक्फ बोर्ड अध्यक्ष जिला अधिकारी ने सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर की थी। ये निराधार
अकेले मुसलमान वक्फ बोर्ड के नाम पर लुटेरा नहीं है, बल्कि वास्तविक लुटेरा आईएएस। आईएएस वास्तविक लुटेरा। तो एक बात और बताइए, जो असीमित शक्तियां दी गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के वक्त में, वो सही दी गई थी या नहीं? माननीय नेहरू जी के टाइम में वक्फ बोर्ड को कोई सहमति इस तरह की नहीं दी गई थी। 1951 नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुसार जो समझौता हुआ था, उसके बाद लियाकत अली की हत्या कर दी गई थी। उसमें ये प्रावधान थे कि मैं अपनी संपत्ति को यहाँ बेच सकूँ, यहाँ से जाके हिंदू पाकिस्तान में अपनी संपत्ति बेच सके। मुसलमान ने ज़्यादातर अपनी संपत्ति अवैध रूप से या तो बेच दी थी या वक्फ बोर्ड के नाम फर्जी कागज बना दिए थे, जिसे वेरीफाई किया हर जिले के जिला अधिकारी ने। ठीक है, एक आखिरी सवाल और लूँगा मैं आपसे कि जितना मैंने पढ़ा है कि इस्लाम जो है वो 1400 साल पुराना पंथ है, लेकिन तमिलनाडु के 20 गांवों की ज़मीन वक्फ ने अपने अंडर कर ली, उसको बता दिया, बोर्ड लगा दिया कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि उस ज़मीन पर एक 1500 साल पुराना मंदिर भी था। निश्चित रूप से होगा। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति का क्लेम बिना जिला सहायक वक्फ अध्यक्ष अर्थात जिला अधिकारी की सहमति अनुमति उसके संरक्षण के बिना नहीं कर सकता। मतलब आप सीधे सीधे जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है इस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं। अधिकारी हैं इस अवैध व्यवस्था के जिम्मेदार। तो ये वक्फ बंद होना चाहिए या नहीं? जब तक जिला अधिकारी और सहायक जिला अधिकारी और रेवेन्यू बोर्ड नहीं चाहेगा, तब तक सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मतलब आपका कहना है ये सीधा लुटेरा इन्वॉल्व है इसमें, जिला अधिकारी नहीं लुटेरा है, ये बंद हो जाना चाहिए जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट में 120 याचिकाएं लगाई गई हैं, या नहीं? वो आख्या जिले के अधिकारी से मांगा करना है कि मुझसे या याचिका करता हूँ। अच्छा, एक सवाल और बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने एक याचिका दायर की थी ये वक्फ बोर्ड को बंद करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपका कोई व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं हुआ है या व्यक्तिगत रूप से आप इसमें हिस्सेदार नहीं है वक्फ पे, तो इसमें आपकी जो याचिका उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। अंग्रेज लोग इसे कहते हैं लूकस स्टंडाई। आपके खड़ा होने का अधिकार क्या है? सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति को लूट लिया गया जिला अधिकारी और तहसीलदार एसडीएम की सानिध्य में, इसलिए उस पर कोई कानून काम नहीं करेगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय जो एक प्रकार का भ्रष्टाचार का अड्डा, वो जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा, वो रिपोर्ट उसी के पक्ष में जाएगी, न कि सार्वजनिक संपत्ति के। तो वक्फ बोर्ड रहना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? मैंने बताया ये लूट की संस्था, इसे कोई बंद नहीं कर सकता जब तक इसे चाहने वाला प्रशासनिक अधिकारी नहीं होगा। तो ये हमारे साथ थे शाहिद हुसैन जी, जिनसे हमने बात की, ज्ञानवापी पर बात की, वक्फ बोर्ड पर बात की और यूसीसी पर भी बात की, और उन्होंने खुलकर बेबाकी से अपने जवाब दिए और एक बेहद ही जो है जो सख्त टिप्पणी उन्होंने की वक्फ बोर्ड पर की और कहा कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन जो है इसकी लूट में जो है वो शामिल है और जब तक वो नहीं चाहेगा, वक्फ बोर्ड इसी तरीके से लूट करता रहेगा। आपको ये पूरी बातचीत, ये पूरा जो है तीनों मुद्दों पर जो बातचीत की वो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।